नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हमारा चैनल है शिक्षा सबको, इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें। और हाँ, अगर आपको हमारे जो वीडियोस हैं नए नए वीडियोस के बारे में जानना है तो आप ये बेल आइकन दबाएं और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपको पता चलता रहे कि क्या अपडेट है, हमारे चैनल में कौन सा नया वीडियो आया है। साथ साथ मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ जो कि है 7895860757। तो आप लोग अपना इस विषय से संबंधित या किसी और विषय से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध ये भी रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने परिचित, अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, भले ही वो हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर। हम लोग मॉड्यूल 5 की बात कर रहे हैं जिसका कि शीर्षक है प्रबंध के कार्य। तो इस मॉड्यूल में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के कार्य प्रबंध को करने पड़ते हैं, जिनकी हमने शुरू में जब प्रबंध के मूलाधार के बारे में पढ़ा था तब हमने जाना था कि कौन कौन से कार्य प्रबंध को करने पड़ते हैं। तो हम जो पाठ अभी पढ़ रहे हैं वो है पाठ 11 जिसका कि शीर्षक है योजना और संगठन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें पर बात की थी, कुछ चीज़ों पर बात की थी, जैसे कि योजना का अर्थ हम लोगों ने साथ में पढ़ा था। फिर योजना के लक्षण के बारे में हमने जाना था कि योजना के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, योजना किस प्रकार से किसी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है ये जाना था, उस योजना का क्या महत्व है। फिर नियोजन की सीमाओं के बारे में बात की थी कि क्या क्या सीमाएं होती हैं योजना को लेकर, क्या क्या किन किन चीज़ों का दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ सकता है। फिर हमने योजना प्रक्रिया के बारे में जाना था, योजना किस प्रकार से बनाई जाती है, योजना के विभिन्न चरणों के बारे में बात की थी। तो आप ये मान लीजिए, ये जान लीजिए कि चाहे वो एक बहुत छोटा सा संगठन हो, जैसे आपके आसपास में जो पंसारी की दुकान होती है वो, या फिर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री या बहुत बड़ा एक औद्योगिक संस्थान, कोई भी जो ऐसा संगठन है, चाहे वो छोटा संगठन हो चाहे वो बड़ा संगठन हो, उन सब में योजना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर एक को अपने व्यवसाय के लिए योजना का सहारा लेना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है और योजना के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर कोई भी योजना के हिसाब से काम नहीं करेगा तो उसका व्यवसाय, चाहे वो छोटी दुकान हो या बड़ी फैक्ट्री हो, वो सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो योजना प्रक्रिया, जो मैंने आपको योजना के विभिन्न चरण बताए थे, उनको फिर मैं आपको एक संक्षिप्त रूप में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले योजना बनाने के लिए आप लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। आप देखते हैं कि आपके संगठन के जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से लक्ष्य हासिल करने पड़ेंगे। उसके पश्चात फिर आप अंदरूनी और बाहरी, आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं कि किस प्रकार से जो आंतरिक घटक हैं या जो बाहरी घटक हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी योजना को लचीला बनाते हैं। फिर आप बहुत सारी वैकल्पिक कार्य प्रणालियों का विकास करते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अपने सामने रखते हैं, देखते हैं। उसके पश्चात उन ऑप्शंस का मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि कौन से ऑप्शन से या कौन से विकल्प से आपको सबसे ज़्यादा फायदा है। उसके पश्चात फिर आप जो आप ऑप्शन चुनेंगे उसके लिए एक उपयुक्त कार्य प्रणाली बनाएंगे, उसका चुनाव करेंगे कि किस प्रकार से आप किस विकल्प का जब उपयोग करेंगे उसको किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, उसके लिए कार्य प्रणाली बनाएंगे और लास्ट में आप क्रियान्वयन के लिए तैयार हो जाते हैं। योजना आपकी तैयार है, अब आपको योजना को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है ना, योजना को अमल में लाना है। तो ये तो थे योजना के चरण जो कि हमने सबसे लास्ट में पढ़े थे। अब हम बात करेंगे नियोजन के प्रकारों की। तो नियोजन के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहला है उद्देश्यों के आधार पर, फिर हम बात करेंगे रणनीति संबंधी नियोजन की, फिर बात करेंगे नीति के आधार पर नियोजन किस प्रकार से हो सकते हैं, और फिर कार्य प्रणाली की बात करेंगे, विधियों की बात करेंगे, नियम की बात करेंगे, बजट की बात करेंगे और कार्यक्रम की बात करेंगे।
ठीक है ना, एक एक करके इन सब चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले उद्देश्यों के आधार पर, तो उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य किसी संगठन के लिए वो अंतिम परिणाम हैं जिनकी दिशा में सभी गतिविधियां निर्देशित होती हैं। सारी गतिविधियां अंतिम परिणाम यानी कि उद्देश्य को हासिल करने के लिए की जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक वर्ष में किसी संगठन के 1000 कर्मचारियों को कपड़ा छपाई में प्रशिक्षण देना एक उद्देश्य हो सकता है। ठीक है ना, तो जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो उद्देश्य होगा, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत और ऐसा होना चाहिए जिसको कि आप माप सको, जिसका कि मूल्यांकन कर सको। ठीक है ना, तो जैसे ये एक उदाहरण है कि एक साल में कितने समय अवधि में, एक साल में, तो उसमें समय अवधि भी आवश्यक है और क्या आप करना चाह रहे हैं। 1000 कर्मचारियों को कपड़ा छपाई में प्रशिक्षण देना, आपके हो सकता है फैक्ट्री में बहुत ज्यादा 10,000 लोग हों, उनमें से आप 1000 लोगों को कपड़ा छपाई में प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक उद्देश्य हो सकता है। तो जहां तक संभव हो उद्देश्य मापनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिसको कि आप मेजर कर सकें, माप सकें। ठीक है ना, आपने मान लीजिए उद्देश्य रखा 1000 कर्मचारियों को कपड़ा छपाई में प्रशिक्षण देना, और जब एक साल बीत गया तो आपने देखा कि आप 500 को ही दे पाए। ठीक है ना, तो आप ये देख पाएंगे, माप पाएंगे कि कितनों को आपने दिया है। तो ये उद्देश्य क्लियर है कि आपने 1000 को देना था और 500 को दे पाए, तो आप अपने उद्देश्य में आधे रूप से सफल हुए। ठीक है ना, अब अगर आप मान लेते कि आप कुछ कर्मचारियों को कपड़ा छपाई में प्रशिक्षण देंगे, तो कुछ से आपका कुछ डिफाइंड नहीं था एक चीज। ठीक है ना, ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको कि आप माप सकें, तो वो क्लियरली मेजरेबल होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, जो उद्देश्य है, और साथ साथ उसमें एक कंडीशन ये है कि वो प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही बड़ा एक असंभव सा लक्ष्य ले लें। आपकी फैक्ट्री में 10,000 लोग हैं और आप चाहें कि सबको मैं 1 महीने में प्रशिक्षित कर दूं, ट्रेनिंग दिला दूं। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऐसा उद्देश्य किसी भी संस्था को नहीं रखना चाहिए, या संगठन को नहीं रखना चाहिए। अगला है रणनीति संबंधी नियोजन। तो रणनीति क्या होती है? रणनीति को इंग्लिश में स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रेटेजी से मतलब होता है एक डिसीजन। ठीक है ना, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मान लीजिए आप एक होटल खोलना चाहते हैं। ठीक है ना, तो आपको जब होटल की स्थापना आप करना चाह रहे हैं, उसी समय पे आपको ये तय कर लेना पड़ेगा कि आपकी रणनीति क्या है। रणनीति का मतलब ये है कि आपको मान लीजिए किस प्रकार के जो ग्राहक हैं उनको सर्व करना है, उनकी सेवा करनी है। आप अगर ऊंची जो अधिक आय वर्ग वाले लोग हैं उनके लिए अगर होटल की स्थापना करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अलग टाइप का संगठन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप बीच के लोग, जो मिडिल इनकम के लोग हैं, उनके लिए होटल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक अलग संगठन होगा। और अगर आप सबके लिए बजट टाइप का होटल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एकदम अलग संगठन होगा। ठीक है ना, तो अलग प्लानिंग होगी आपकी। तो ये रणनीति होती है। ठीक है ना, तो ऐसी योजनाएं जो दीर्घकालीन उद्देश्यों, जो लंबी अवधि के उद्देश्यों, संस्था की व्यापक रणनीति जो स्ट्रेटेजी है उसकी, और इसके आधारभूत निर्णयों पर आधारित होती है, और जो संस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करती है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं, जो प्लानिंग है। ठीक है ना, तो वो क्या होती है? रणनीति संबंधी नियोजन में आती है। यह प्रबंधकों को भावी आकस्मिकताओं यानी कि जो भविष्य में जो इमरजेंसीज हो सकती हैं उनके साथ प्रभावशाली समायोजन करने की शक्ति देते हैं। तो जो रणनीति संबंधी नियोजन होता है वो प्रबंधकों को ये योग्यता देता है कि वो भावी जो होने वाली अनसर्टेनिटीज हैं, जो आगे एक कुछ आकस्मिकताएं हो सकती हैं, उसके साथ वो प्रभावी ढंग से समायोजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नैनो कार, तो टाटा ने एक रणनीति को स्वीकार किया कि उसको मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक कार बनानी है। ठीक है ना, तो टाटा ने माना कि मध्यम आय वर्ग के लोग नैनो कार खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वो एक उसकी प्लानिंग थी, एक योजना थी। ठीक है ना, किसके लिए कार लॉन्च करने की? जो मिडिल क्लास के लोग हैं। ठीक है ना, ऐसे ही जो आईटी कंपनीज हैं, कुछ आईटी कंपनीज जो हैं वो केवल और केवल इंजीनियर्स को ही नौकरी पहले देती थी, लेकिन क्योंकि इतने इंजीनियर्स थे नहीं तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ साथ उन्होंने गणित और फिजिक्स के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको भी नौकरी देने की शुरुआत की। तो ये भी क्या था? ये भी एक रणनीति संबंधी नियोजन था कि कंपनी की स्ट्रेटेजी, जो ये कंपनी की स्ट्रेटेजी थी कि वो केवल इंजीनियर्स को रख रहे थे, उन्होंने उसको चेंज किया। ठीक है ना, उसकी जो प्लानिंग है उन्होंने चेंज करी, और जो मैथ और जो साइंस वाले ग्रेजुएट थे उनको भी नौकरी देनी शुरू करी। ठीक है, अगला है नीति के आधार पर नियोजन।
तो नीति क्या होती है? नीति एक सामान्य विवरण है जो निर्णयन की ओर निर्देशित करता है। मतलब एक सामान्य सी एक रिटन, मान लीजिए आप एक लिखित आंकड़े हैं या एक लिखित बात है जो क्या करता है, डिसीजन की ओर आपको डायरेक्ट करता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। तो कोई भी अगर कंपनी है उसकी कुछ पॉलिसीज रहती हैं, उसकी कुछ नीतियां रहती हैं किसी भी संगठन की, और उन नीतियों के आधार पर ही जो मैनेजर्स हैं या जो प्रबंधक हैं वो निर्णय लेते हैं। तो वो नीति क्या होती है, एक डिटेल्ड होता है, ठीक है, एक सामान्य विवरण है जो आपको डिसीजन लेने में मदद करता है, आपको डिसीजन की ओर डायरेक्ट करता है। तो ये सीमा निर्धारित करती है जिसके बीच निर्णय लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अगर आप देखें, अगर आपकी कंपनी की ये पॉलिसी है कि वो केवल इंटर पास लोगों को लेगी, ठीक है ना, तो अगर आपके पास कोई एक हाई स्कूल वाला नौकरी मांगने के लिए आएगा तो आप उसको क्या कहोगे कि भाई हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम हाई स्कूल वालों को जॉब नहीं देते हैं, हम केवल इंटर वालों को जॉब देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपकी नीति है, ये संगठन की एक नीति है। तो ये एक सीमा निर्धारित कर दी कि हम इंटर के ऊपर के ही जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी देंगे, ठीक है ना। तो आपके पास एक सीमा हो गई कि आपको इंटर और उससे ऊपर के बीच जो लोग हैं उनको ही नौकरी देनी है, उससे नीचे आपको नहीं जाना है। तो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो निर्णय लिए जाते हैं उनका निर्देशन नीतियां ही करती हैं, ठीक है ना। तो नीतियां क्या होती हैं, डायरेक्शन देती हैं, ठीक है। अगला है कार्य प्रणाली। तो नीति निर्णय की मार्गदर्शक है, नीति बताती है कि किस प्रकार से आप डिसीजन लें। तो जो कार्य विधियां होती हैं वो कार्य प्रणाली की जो जो कार्य विधियां हैं वो कार्य प्रणाली कार्यवाही की मार्गदर्शक होती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है कि वो कैसे काम करना है इसको कार्य प्रणाली निश्चित करती है, ठीक है ना। एक जो वर्किंग स्टाइल है या वर्किंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि काम कैसे कंपनी में होगा। दूसरे शब्दों में कार्य प्रणाली वह विधि या उपाय है जिसके अनुसार कार्यवाही की जाती है, जिसके अनुसार संगठन की सारी कार्यवाहियां होती हैं, ठीक है। कार्य प्रणाली जब एक बार फिक्स हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे प्रयत्नों का एक निश्चित क्रम स्पष्ट हो जाता है कि पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। तो एक लाइन, एक सीक्वेंस निश्चित हो जाती है किसके बाद, जब आप कार्य प्रणाली निश्चित कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको कार्य प्रणाली को भी निश्चित करने के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जैसे एक संगठन के अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देने की विधि। तो अगर आपको एक संगठन के जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग अगर देनी है तो उसकी एक कार्य प्रणाली आप बना लेंगे। कैसे कि सबसे पहले आप जो अभ्यर्थी हैं उनसे क्या मांगेंगे, उनसे फॉर्म मांगेंगे। फिर उन फॉर्म के आधार पे जो उन फॉर्म में उन्होंने डिटेल लिखी होंगी, अपने नंबर लिखे होंगे, अपनी डिटेल लिखी होंगी, उसको आप कहीं से कंफर्म करेंगे, उसका सत्यापन करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है ये ढूंढेंगे, ठीक है ना। उनकी जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसके क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। फिर आप उनसे फीस लेंगे या उनको अगर आपको स्कॉलरशिप देनी है तो वो निश्चित करेंगे। फिर आप उनको बताएंगे कि प्रशिक्षण आपका कब से शुरू होगा और कब तक होगा, उसके लिए एक लेटर भेजेंगे। उसके पश्चात आप ट्रेनिंग का संचालन करेंगे, जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम है उनका क्रियान्वयन करेंगे, और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उनको सर्टिफिकेट्स बांट देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक कार्य प्रणाली हो गई कि आपका संगठन जो है वो अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग कैसे देता है, ठीक है। अगला है विधियां। तो विधि क्या है, विधि एक ऐसी योजना है जो ये निर्धारित करती है कि कैसे विभिन्न कार्य प्रणालियों को पूर्ण किया जाए। अभी हमने बात की थी कार्य प्रणालियों की, तो कार्य प्रणाली को पूरा कैसे करना है वो विधि समझाती है, ठीक है ना। तो एक विधि कार्य प्रणाली के सभी सोपानों से संबंधित नहीं होती, बल्कि एक विशेष सोपान से संबंधित होती है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बात की ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग के लिए आप पहले फॉर्म मांगेंगे, फिर फॉर्म को पहले वेरीफाई करेंगे। तो इनमें से किसी एक जो चरण है या सोपान है उससे संबंधित एक विधि होगी। जैसे आपको फॉर्म मांगने हैं, लोगों से उनका डिटेल मांगना है, तो आप हो सकता है अखबार में विज्ञापन दें, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है ना। या हो सकता है कि आप न्यूज चैनल पे अपना एडवर्टाइजमेंट दे दें। तो आपको कौन सी विधि का उपयोग करना है, ठीक है ना। तो विधि क्या है, एक छोटी योजना हो गई। तो कार्य प्रणाली का जो एक चरण है उससे संबंधित होती है, ठीक है ना। वो सभी चरणों से संबंधित नहीं है, सभी सोपानों से संबंधित नहीं है, वो एक चरण से संबंधित है, किसी एक विशेष सोपान से संबंधित होती है। एक श्रेष्ठ विधि का आप लोग चयन करते हैं जिससे श्रमिक को न्यूनतम थकान हो सके,
एवं उत्पादकता जो है वो बढ़ाई जा सके। तो जब आप जैसे ये विधि तो मैंने बताई कि कैसे आप फॉर्म इकट्ठा करेंगे, ऐसे ही जब आप बात करें कि एक मशीन पर किसी कर्मचारी को कहाँ खड़ा करना है, किस प्रकार से वो माल बनाएगा, किस प्रकार से वो उत्पादन करेगा, तो उसकी विधि भी आप एक श्रेष्ठ विधि आप चूज करेंगे, चयन करेंगे, जिससे क्या हो, जिससे जो श्रमिक है, आपका लेबरर है, वो कम से कम थकान महसूस करे। ठीक है ना। और अगर थकान कम महसूस करेगा तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता का मतलब होता है कि वो प्रति घंटे कितना माल बना रहा है या एक दिन में कितना माल बना रहा है। तो जितना कम थकान होगी उससे उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है ना। अगला है नियम। तो नियम क्या है? नियम किसी विशेष परिस्थिति के किए जाने वाले व्यवहार को स्पष्ट उल्लेखित करते हैं। ठीक है ना। तो हर संगठन के अपने कुछ नियम होते हैं। नियमों का पालन ना किए जाने पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। जैसे एक कंपनी का नियम है कि सुबह 10 बजे सबको ऑफिस में अपने आना है। ठीक है ना। तो अगर कोई अगर ऑफिस में नहीं आता है, तो अगर आप ऑफिस नहीं जाते हैं तो आपका जो सीनियर है वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है ना। तो एक नियम है, ठीक है ना, उसका पालन सबको करना होता है। तो नियम क्या होता है? नियम किसी विशेष परिस्थिति के किए जाने वाले व्यवहार को स्पष्ट उल्लेखित करते हैं। तो विशेष परिस्थिति क्या हुई कि आप लेट आए। ठीक है ना। तो लेट आने पर आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या व्यवहार आपके साथ करना चाहिए, उसको स्पष्ट उल्लेखित कौन करता है? नियम करता है। लेट आने का नियम। ठीक है ना। लेट आने पर क्या आपको दंड मिलेगा, उसका नियम। तो नियम क्या है? व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। तो व्यक्तियों को किस प्रकार से आपको काम कराना है वो कौन डिसाइड करता है? नियम डिसाइड करते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है बजट। आपने बहुत बार बजट का नाम भी सुना होगा। तो बजट क्या है? बजट एक ऐसी योजना है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रगति लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है ना। आपको अलग अलग जो आपके क्षेत्र हैं, जैसे आपका सेल्स का एक डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, आपका ऑपरेशंस का एक डिपार्टमेंट है, यानी कि प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, जहाँ उत्पादन होता है उसका एक डिपार्टमेंट है। तो विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके प्रगति लक्ष्य आप बजट में निर्धारित करते हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए समय, धन और अन्य साधन व्यय के अनुसार आप एलोकेट करते हैं, देते हैं। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बजटिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो बजट एक ऐसी योजना है जिसमें आप विभिन्न क्षेत्रों के प्रगति लक्ष्यों को, जो उनके टारगेट्स हैं, वो निश्चित करेंगे और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, वो टारगेट वो लोग प्राप्त कर पाएं, उसके लिए आप उनको क्या देंगे? उनको रिसोर्सेज देंगे, संसाधन देंगे, जैसे समय, धन या फिर मानव शक्ति। ठीक है ना। ये सब आप उनको देंगे। इस प्रकार बजट का निर्माण एवं संचालन नियंत्रण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो जो बजट वाली जो योजना है वो किसमें आती है? नियंत्रण वाली एक जो कार्य होता है प्रबंध का, उसका एक अभिन्न अंग है। ठीक है ना। इसकी सहायता से आप तय करते हैं कि किस प्रकार से आप चीजों को नियंत्रित करें। तो रोकड़ बजट आपने सुना होगा। तो रोकड़ बजट का मतलब है इसके अंदर रोकड़ बजट में क्या होता है, हम देखते हैं कि एक निश्चित समय में हमको कितनी राशि प्राप्त हुई, कितना पैसा प्राप्त हुआ, कितना रोकड़ खर्च हुआ, व्यय हुआ। ठीक है ना। इस सब का ज्ञान हमको रोकड़ बजट से होता है। अब अगली बात आती है कार्यक्रम की। तो कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम किसी कार्य को संपादित करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेगा, इस सब की योजना को कार्यक्रम बोलते हैं। कार्यक्रम संगठन में सुचारू रूप से कार्य करने के तरीके होते हैं। कार्य करने का तरीके को ही कार्यक्रम बोलते हैं। यह लिए जाने वाले कदमों, क्या कदम आप लेंगे, स्रोतों, ठीक है ना, जो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनके उपयोग तथा कार्य पूरा करने की अवधि को दर्शाते हैं। कार्यक्रम में साधारणतः अपना एक उद्देश्य होता है, उसके अंदर कुछ कार्यक्रम से संबंधित नीतियां होती हैं, कार्यविधियां होती हैं, विधियां होती हैं, बजट होता है। आप अलग अलग कार्यक्रम के लिए अलग अलग बजट एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है ना। तो कार्यक्रम भी एक छोटी ही योजना की तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो योजना वाला भाग था वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं संगठन की ओर। तो संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, ये जो योजना है उसके बाद संगठन का प्रबंध का अगला महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि योजना के अंदर एक प्रबंधक यानी कि मैनेजर ये तय करता है कि भविष्य में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। उसी प्रकार से संगठन में एक प्रबंधक यह तय करता है कि उसने जो योजना तैयार की है
कि भविष्य में क्या करना है, उसकी जो योजना उसने तैयार की है उसमें कौन से रास्ते अपनाए जाएं जिससे आसानी से लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो आपको पता है योजना की सहायता से कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको किस प्रकार से करना है, कौन से रास्ते अपनाने हैं जिससे कि आसानी से आप लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें, वो संगठन में होता है। तो विभिन्न कार्यों की पहचान और उचित व्यक्तियों को उन कार्यों में लगाना, ठीक है ना। तो विभिन्न कार्यों की पहचान करना और उचित लोगों को उसमें सौंपना, ये भी क्या संगठन का एक कार्य है, ठीक है ना। संगठन कार्य के अंतर्गत ये चीज की जाती है। मान लीजिए आपको 6 महीने में एक फैक्ट्री तैयार करनी है, 6 महीने में आपको फैक्ट्री लगानी है, एक नया कारखाना लगाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो अलग अलग मैनेजर्स आप रखेंगे उनके जो कार्य होंगे उनकी पहचान आपको करनी पड़ेगी और उनको उचित व्यक्तियों को सौंपना होगा, ठीक है ना। फिर आपको उपकरणों की स्थिति, कहाँ क्या उपकरण लगेगा फैक्ट्री में, कर्मचारियों को क्या क्या काम करने पड़ेंगे, उनकी क्या जिम्मेदारियां होगी, उनके बंटवारे आपको करने पड़ेंगे, इस सब के बारे में तत्काल प्रभाव से कुछ कदम उठाने पड़ते हैं ताकि निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकें। जो आपने 6 महीने में फैक्ट्री लगाने का जो आपका लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो संगठन से संबंधित प्रक्रियाएं क्या होंगी, क्या क्या काम आपको संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग वाले कार्य में करने पड़ते हैं। सबसे पहले आप जो कार्य हैं उनकी पहचान करेंगे और उनका वर्गीकरण करेंगे। कार्यों की समानता के हिसाब से कार्यों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देंगे। जैसे सेल्स का काम अलग हो गया, ऑपरेशंस का काम अलग हो गया, प्रोडक्शन का काम अलग हो गया, ठीक है ना। फाइनेंस वालों का काम, वित्त का काम अलग हो गया, ठीक है ना। और मानव संसाधन वाला जो विभाग है उसका काम अलग हो गया। इस प्रकार से उनका वर्गीकरण कर देंगे। फिर आप प्रत्येक पद जो पद किसको बोलते हैं, जो पोस्ट होती है, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई काम आपको करवाना है तो उसके लिए आपको उसके ऊपर एक व्यक्ति नियुक्त करना पड़ता है। तो जो नियुक्त व्यक्ति है उसको आप कुछ पद देते हैं, जैसे वो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप उसको एक पोस्ट देते हैं। तो उस पोस्ट के क्या अधिकार होंगे और क्या उसके कर्तव्य होंगे और दायित्व होंगे, इसका निर्धारण आप करेंगे। फिर आप जो विभिन्न पद आपने बनाए हैं उनके बीच संबंधों का निर्धारण करेंगे, ठीक है ना। और सबसे अंत में आप संगठन में स्वतंत्र रूप से या समूह में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विस्तृत नियम विनियमनों का निर्धारण करते हैं। मतलब आप बहुत सारे रूल्स उनके लिए बनाते हैं कि किस प्रकार से वो काम करें। अगर रूल्स नहीं होंगे तो एक एनार्की पैदा हो सकती है, ठीक है ना, अव्यवस्था पैदा हो सकती है। नियमों के हिसाब से आदमी डिसिप्लिन में, अनुशासन के साथ काम कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की अनावश्यक दिक्कतों से बच सकते हैं। तो ये तो थी संगठन की प्रक्रियाएं। अब हम जानेंगे कि संगठन का क्या महत्व है, संगठन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो संगठन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे उद्योग को संचालित करने, उद्योग को ऑपरेट करने और उसके प्रशासन में मदद मिलती है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। तो काम और कर्मचारियों का सही तरीके से समूह में बंटवारा करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो अगर काम का बंटवारा करते हैं सही ढंग से और उसको कर्मचारियों को भी उसी प्रकार से बांटे और सही कर्मचारी को सही काम सौंपे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और आप साथ साथ काम के बोझ पर नजर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप क्या करते हैं, काम का स्पष्ट बंटवारा कर देते हैं तो आपको गतिविधियों का विकास और उसमें विविधता लाने में मदद मिलती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे जो संगठन है उसके ढांचे के विकास, विस्तार और काम के स्पष्ट विभाजन से विकेंद्रीकरण संभव हो पाता है और बर्बादी और काम का दोहराव रोका जा सकता है और साथ साथ प्रभावी अंतरण को संभव बनाया जा सकता है। ये अंतरण क्या होता है ये हम थोड़ी देर में थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। अंतरण का मतलब है जैसे कोई एक मैनेजर है तो ये जरूरी तो नहीं कि सारे काम वो खुद कर सके, तो वो अपने कुछ काम उन कामों को करने के लिए जो उसके पास अधिकार है उसके साथ और दायित्वों के साथ दूसरों को सौंप देता है, सबलेट कर देता है, ठीक है ना। तो जो एक ऊपर का मैनेजर है वो तो अपने नीचे के 2 मैनेजर्स के साथ अपने जो काम है उनको बांट लेता है, इसी को अंतरण बोलते हैं, ठीक है ना।
अगला है संगठन का। अब जो अभी इसके अंदर बात करेंगे, हम संगठन के महत्व की बात कर रहे हैं। तो संगठन से काम का स्पष्ट बंटवारा करके गतिविधियों का विकास और उनमें विविधता लाने में मदद मिलती है। इससे संगठन के ढांचे के विकास, विस्तार और काम के स्पष्ट विभाजन से विकेंद्रीकरण संभव हो सकता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अलग अलग जगह पे आपको अधिकारों को बांट देना। सारे अधिकार एक जगह पे सीमित हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। केंद्रीकृत हो गई चीजें सारी। और जब आप अपने अधिकार और दायित्व दूसरों में बांट देते हैं तो उस तरीके से आप विकेंद्रीकरण कर देते हैं। ठीक है ना। विकेंद्रीकरण से क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ा संगठन होता है तो उसमें कामों को करने में आसानी होती है। ठीक है ना। सारी की सारी पावर आप एक जगह रख देते हैं तो वो क्या होता है, फिर वो क्योंकि एक व्यक्ति है उसके पास सारी पावर्स हैं तो कहाँ कहाँ देखेगा, तो वो क्या करेगा, अपनी पावर्स को नीचे डेलीगेट कर देगा, विकेंद्रीकरण कर देगा। ठीक है ना। तो संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से ही सही प्रकार से विकेंद्रीकरण संभव हो पाता है। इन सब के अलावा संगठन से उपलब्ध मशीनों और मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग हो पाता है। संगठन क्या मदद करता है, ऑर्गेनाइजिंग की सहायता से ही जो मशीनें हैं और मानव शक्ति है उसका अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है। अब हम बात करेंगे संगठन की प्रक्रिया की। तो संगठन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। सबसे पहले गतिविधियों की पहचान की जाती है। तो हर उद्यम का कोई ना कोई विशेष लक्ष्य होता है। इस पर आधारित गतिविधियों की पहचान गतिविधियों की पहचान वाले चरण के अंतर्गत की जाती है। ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, फिर जो हमने पहचानी है गतिविधियां, जैसे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, बाहर से ऋण लेना, सरकार को कर देना, ठीक है ना, तो ऐसी इन गतिविधियों का एक समूह बना लेते हैं। ठीक है ना। तो और इनका बंटवारा फिर हम अलग अलग तरीके से कर देते हैं। जिन गतिविधियों की प्रकृति एक जैसी होती है उसका एक समूह बनाते हैं और उसके लिए एक स्वतंत्र विभाग बना सकते हैं हम चाहें तो। उदाहरण के लिए जब हम उत्पाद की बिक्री से पहले और बिक्री के बाद की गतिविधियों की बात करें तो उसको हम विपणन विभाग यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत डाल सकते हैं। मतलब उत्पाद की बिक्री से पहले, मतलब जब तक उत्पाद बिकता नहीं तब तक उसका प्रचार करना होता है, प्रसार करना होता है, सेल्स की टीम काम करती है, मार्केटिंग करती है। और उसके जब उत्पाद बिक जाता है तो फिर आफ्टर सेल सर्विस देते हैं आप, बिक्री के बाद आप सेवा देते हैं। तो बिक्री के बाद और बिक्री से पहले इन दोनों गतिविधियों को आप विपणन विभाग के अंतर्गत डाल सकते हैं, उसके नीचे समूहबद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आमतौर पर जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं उसमें परचेज है, प्रोडक्शन है यानी कि क्रय है, उत्पादन है, विपणन मार्केटिंग है, लेखा यानी कि अकाउंटिंग है और फाइनेंस है। इन सब विभागों में इनको बांटा जाता है और उन्हीं के अंतर्गत कामों का बंटवारा किया जाता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जिम्मेदारी का निर्धारण करते हैं। विभिन्न कार्यों की पहचान, बंटवारे और विशिष्ट पक्षों में समूहीकरण के बाद आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारियों का निर्धारण करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट जो है उसकी क्या क्या, जो कौन कौन से विभाग हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी। फिर आप अधिकारों को बांटते हैं। जब आपने जिम्मेदारी दे दी उसके साथ साथ कुछ आपको अधिकार देने आवश्यक होते हैं। दायित्व के साथ कुछ लोगों को कार्य के प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। और अगली बात आप करते हैं फिर संबंध स्थापित करने की। तो ये प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, संबंध स्थापित करना, कि वो संगठन के हर व्यक्ति को ये जानकारी दे कि उसे अपने कार्यों के बारे में किसे जानकारी देनी है। मतलब जो आपने विभिन्न अधिकार बांटे हैं, जिम्मेदारी बांटी है, उन सब लोगों को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उनको रिपोर्ट किसको करनी है, उनको बताना किसको है अपना जो काम किया है उसके बारे में। और इस प्रकार से आप एक संबंधों का एक ढांचा तैयार करते हैं। ऐसा करने से संबंधों में पारदर्शिता आती है और अंतरण मजबूत होता है। जो ट्रांसफर होता है काम का एक से दूसरे को वो भी मजबूत होता है। तो इस प्रकार से जो संगठन की प्रक्रिया है वो इन 5 चरणों में करी जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो है संगठन का ढांचा। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसमें काफी एग्जाम में सवाल आने की संभावना होती है। तो किसी भी संगठन में पदों के नेटवर्क यानी आपसी तालमेल और विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के बीच के संबंधों की प्रक्रिया के आधार पर संगठन का ढांचा निर्भर होता है। ठीक है ना। मतलब पदों का एक नेटवर्क होता है। पदों के नेटवर्क का मतलब क्या है कि जैसे आप ये देख रहे हैं ना, तो ये पदों का एक जाल बना हुआ है। ठीक है ना, एक नेटवर्क बना हुआ है। ये सबसे ऊपर ये हो सकता है सीईओ या एमडी हो, उसके नीचे फिर फर्दर 3 लोग हैं। ठीक है ना, जो इसको जवाब दे होंगे, इसको रिपोर्ट करेंगे, सब किसको बताएंगे सारी चीजें, सारे अपने कार्यों के बारे में। सबसे ऊपर जो बॉस है उसको बताएंगे। फिर इनके नीचे भी कुछ लोग होंगे
ठीक है, जैसे इसके नीचे 2 लोग हैं, इसके नीचे 3 लोग हैं, इसके नीचे भी 2 लोग हैं, तो ये क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया है, एक जाल बन गया है। ठीक है ना, ये किसके लिए आता है, ये आपसी तालमेल और विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के बीच संबंधों की प्रक्रिया जो होती है उसके आधार पर ये ढांचा तैयार किया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर संगठन का ढांचा निर्भर होता है। तो ये एक आपको मैंने संगठन के ढांचे की फोटो दिखा रखी है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के ढांचे हो सकते हैं संगठन के। ठीक है ना, आमतौर पे जो हम आपकी किताब में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, उसमें जब हम बात करेंगे तो किस प्रकार से आप विभिन्न कारकों का यानी कि कार्यों का बंटवारा संगठन के ढांचे में करते हैं, फिर आप किस प्रकार से विभागों की स्थापना करते हैं, अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है ना, तो संगठन का ढांचा, हम 2 प्रकार का संगठन का ढांचा आपके में इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा कार्यात्मक ढांचा, ठीक है ना, और दूसरा होगा कार्यात्मक ढांचे को इंग्लिश में फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और दूसरा होगा विभाजन मूलक ढांचा जिसको कि डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फंक्शनल और डिविजनल 2 टाइप के स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जो कार्यात्मक ढांचा होता है, कार्यात्मक ढांचा क्या होता है, कार्यात्मक ढांचे का उदाहरण आपकी किताब में इस प्रकार से दिया गया है। तो एक सांगठनिक ढांचा सभी गतिविधियों को कार्यात्मक विभागों में, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में समूहबद्ध करके बनाया जाता है और हर विभाग की निगरानी एक अधिकारी को सौंप दी जाती है। मतलब फंक्शन यानी कि उसके कार्य के हिसाब से जो कार्यात्मक ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे सबसे ऊपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गया, उसके नीचे कार्य के हिसाब से उत्पादन का एक अलग विभाग हो गया, विपणन का एक अलग विभाग हो गया, वित्त का एक अलग विभाग हो गया और कार्मिक का एक अलग विभाग हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो ढांचा होता है इसको कार्यात्मक ढांचा बोलते हैं। और वहीं जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे कि एक साथ कई उत्पाद तैयार होते हैं, तो वहाँ विभाजन मूलक ढांचा उपयोग में लाया जाता है जिसको कि डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के ढांचे में हर उत्पाद को ध्यान में रखते हुए, जैसे ऑटोमोबाइल के लिए अलग होगा, रेफ्रिजरेटर के लिए अलग होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसमें जो अलग अलग उत्पाद जो बनाती है फैक्ट्री, उसके हिसाब से फर्दर संगठन के ढांचे को विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। संगठन के ढांचे को हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं जो कि है 7895860757। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। और आप लोगों से अंत में वही एक अनुरोध रहेगा जो कि मैं हर बार करता हूँ, अगर आप हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और आप लोगों को भी समझ में ज़्यादा आएगा। तो जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत होती है आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों से फिर एक बार वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे इन वीडियोज़ को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।